हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन पेपर है। 3162 कोड है सेट 2। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम है, क्वेश्चन पेपर है, वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। अभी हम इसके सोल्यूशन करेंगे एंड कमेंट कीजिए कैसा गया आपका एग्ज़ाम। तो 3162 कोड सेट 2 हम अभी सॉल्व करेंगे। साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है। तो अदर कोड्स के भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना। तो फर्स्ट हम सेक्शन ए को देखते हैं। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इजी ही थे मोस्टली। ये वाला सेट ज़्यादा इजी था। 31 4 समथिंग से 1 2 3 से। तो ये वाला सेट इजी था। क्वेश्चन 1 है, अ हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो आपको बोला है हाइड्रोकार्बन जो ना बिलोंग करता हो, डज नॉट, देखो ध्यान से डज नॉट लिखा है, जो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग ना करे। तो होमोलॉगस सीरीज यानी कि जिनमें सबका फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला, वो सेम होगा, है ना। तो अगर हम इसमें C4H10 को देखें तो यहाँ पे जितना C है उसका डबल से 2 ज़्यादा है ना H। तो ये जो है ये एल्केन का फॉर्मूला है C4H10। C6H14 देखो, ये भी 6 का डबल 12, 12 में 2 एक्स्ट्रा करा है, तो ये भी एल्केन का ही फॉर्मूला है ना। तो ये भी सेम एल्केन ही है, ये भी एल्केन है। अब इसको देखो C7H14, तो यहाँ 7 का डबल है 14, तो ये एल्कीन है। ये आपका एल्कीन आ गया। और ये देखो 10 का डबल 20, 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो ये भी एल्केन है। तो ये तीनों तो एल्कीन है, ए बी और डी। तो ये वाला अलग है ना, एल्कीन है ये। तो इन्होंने बोला था नॉट वाला जो सेम होमोलोगस, तो ये तीनों तो सेम से बिलोंग कर रही है, तीनों एल्केन है, और ये वाला एल्कीन है। तो आंसर मिल गया हमें। बाकी सब में एल्केन वाला फॉर्मूला लग रहा है CnH2n+2, बट एल्कीन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, CnH2n। तो ये वाला जो आपका आंसर है सी ऑप्शन वाला, C7H14, ये आपका बिल्कुल अलग फॉर्मूला है, ये अलग होमोलॉगस सीरीज है। बाकी सब इससे बिलोंग कर रहे हैं, बट ये वाला इस वाला फॉर्मूले पे है, तो ये अलग है ना। तो इसलिए ये एल्कीन है और बाकी सारे एल्कीन है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो किस किस बच्चे ने सी ऑप्शन पे टिक किया है कमेंट करना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। C7H14 ये बिलोंग नहीं कर रहा सेम होमोलॉगस सीरीज से। नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल था, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तो सबको आता होगा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। इसमें देखो 10H2O होते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब होने को तो यहाँ भी थे, बट ये तो बेकिंग सोडा है ना। NaHCO3 तो क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के पास तो वाटर मॉलिक्यूल होते ही नहीं है, तो ये तो गलत है। 10H2O और साथ में Na2CO3, ये वाला करेक्ट फॉर्मूला है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो जिसको वॉशिंग, जो सारे केमिकल फॉर्मूले आपको याद किए होंगे, जितने भी आपके जो NaCl के केमिकल्स होते हैं, तो उसमें से एक था ना वॉशिंग सोडा, तो इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे ये आपको दिख ही रहा होगा, ये फर्स्ट चैप्टर में था हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में आपको पता है ना, यहाँ एक जगह एनोड होता है और एक जगह कैथोड होता है ना। तो हमें बोला ये RSPQ क्या हो कि ये बिल्कुल करेक्ट मैचिंग हो जाए। तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं, अगर ये ऑक्सीजन गैस है तो R एनोड, अगर ये ऑक्सीजन है तो ये एनोड। तो हमें ये पता है ना, ये रूल आपको बताया भी गया था कि जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव टर्मिनल होता है, और उसमें हाइड्रोजन गैस जाती है। और जो एनोड होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और उसमें ऑक्सीजन गैस जाती है ना। तो ये अगर आपको आता है तो आप आसानी से कर सकते थे इसको। तो इसमें देखो, अगर हम पी को ऑक्सीजन और आर को एनोड मान ले, पी को ऑक्सीजन और आर को एनोड, तो देखो ऑक्सीजन के सामने क्या होना चाहिए, एनोड। यस, ये हो तो सही रहा, ऑक्सीजन और एनोड, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन होता तो ये एनोड होना चाहिए, और उसके बाद क्यू क्या होना चाहिए था, फिर ये आपका हाइड्रोजन, और ये एस क्या होना चाहिए था, आपका कैथोड, है ना। तो क्या यहाँ पे इसके जैसा कोई और है, क्योंकि आपके ऑप्शन में दो दो के पेयर बने हुए हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन और इसको ऑक्सीजन और इसको हम एनोड मान रहे हैं, तो क्यू को क्या मानना चाहिए था, हाइड्रोजन, और एस को कैथोड। तो क्यू आपका है कहीं पे हाइड्रोजन और एस कैथोड, क्यू हाइड्रोजन और एस कैथोड।
तो ये वाला और ये वाला 1 और 3 है कहीं पे, ये भी हो सकता है, सी ठीक है। बट अगर मैं सेकंड वाले को देखूँ, पी को अगर मैं हाइड्रोजन मानती हूँ तो आर को हमें क्या मानना पड़ेगा, हाइड्रोजन। तो इसके नीचे क्या आएगा, कैथोड, ये ठीक है, हाइड्रोजन और कैथोड। फिर ये आपका ऑक्सीजन और ये एनोड होना चाहिए, तो क्यू ऑक्सीजन और सी एस एनोड। तो सेकंड और फोर्थ वाला ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़न भी है, क्योंकि 1 और 3 भी सही बैठ रहा है। पी ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन और ये एनोड है, तो क्यू आपका हाइड्रोजन और एस आपका कैथोड, ये भी पेयर ठीक है। बट मोस्ट वाला मैचिंग सेकंड और फोर्थ, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसमें आंसर मान के चलते हैं कि डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो सेकंड एंड फोर्थ ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी आपको रखने थे, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है थर्ड का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू। नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो आपको पहले ये वाली रिएक्शन आनी चाहिए। तो इस रिएक्शन में होता क्या था, Mg मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते थे तो MgO बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या होता था, ये वाइट जो इसका जो बर्निंग होती थी, फ्लेम जो होती थी वो वाइट फ्लेम होती थी, जैसे कोई फुलझड़ी होती है ना वैसी। तो वाइट फ्लेम के साथ जलता है ये, और ये हीट देता है बहुत ज़्यादा, तो ये एक्सोथर्मिक होता है। और साथ में ये दो से एक बनाना, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होता है। ये कौन सा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, एक्सोथर्मिक होना चाहिए था। और वाइट फ्लेम तो मैंने बता ही दिया कि इसमें कौन सी फ्लेम आती है, वाइट फ्लेम। तो यहाँ पे इन्होंने नॉट करेक्ट वाला पूछा है अब आपसे। तो नॉट करेक्ट वाला कौन सा होना चाहिए, देखो, बर्न विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, यस ये तो ट्रू है। एंड ए वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग, ये भी ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं, ये गलत है, एंडो नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है। बाकी तो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन है, यस ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बट ये एंडो नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है। सी ऑप्शन इसका आंसर है, सी ऑप्शन, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है, आपको नॉट वाली पूछी गई थी। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है फोर्थ का। आई होप सबका आंसर यही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है किस में प्रेजेंट है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब वाटर के फिक्स क्रिस्टल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर हम इन सब के केमिकल फॉर्मूले अगर बनाने आते तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला देख लीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट, इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, हाफ H2O होता है। एंड वॉशिंग सोडा में अभी बताया था Na2CO3 10 H2O होता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। अब देखो इनमें दोनों में तो नहीं है वाटर मॉलिक्यूल्स, ब्लीचिंग में और बेकिंग में, तो किन में है, इसमें और इसमें है ना, इसमें हाफ है और इसमें 10 है। तो ये दोनों में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो सेकंड और थर्ड बी ऑप्शन इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने फिफ्थ का आंसर बी किया, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आपको इसके कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा और अदर कोर्स के भी आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, तो इसका आंसर सेकंड एंड थर्ड सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। द नेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन का नेचर पूछा। अब देखो पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। तो इसका अगर मैं केमिकल फॉर्मूला देखूँ इस सॉल्ट का, तो ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट, के और NO3। और के का देखो, के अगर फॉर्मूला बनाओ KNO3 का, तो के का वैलेंसी 1 होता है और NO3 का भी 1 होता है, तो क्रॉस करोगे तो यही आ जाएगा KNO3। ओके, अब इसका मुझे अगर नेचर पता करना है ये सॉल्ट कैसा है, तो मैंने रूल आपको बताया था, एक जगह H वाटर का क्या होता है, H और OH होता है ना, तो के पास तो OH चला जाएगा और HNO3 के पास है ना। तो इस तरीके से आपको इसके एसिड और बेस पता चल जाएंगे। तो KOH होता है तो बेस है, और HNO3 H आगे है तो यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना HNO3। अब आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है KOH, और HNO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो नाइट्रिक एसिड है आपका वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो न्यूट्रल होता है, या दोनों वीक हो तो भी न्यूट्रल होता है ना, बताया था आपको। तो या फिर अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो तो एसिड स्ट्रॉन्ग, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो वैसा आपका सॉल्ट हो जाएगा, तो वो एसिडिक होता है। और अगर वीक एसिड हो बट बेस स्ट्रॉन्ग हो, एसिड तो वीक हो बट बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट होता है, तो ये बेसिक होता है। तो ये आपको मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दिया नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक होगा सॉल्ट, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक, बट अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हुए दोनों तो न्यूट्रल, या वीक वीक हुए तो भी न्यूट्रल। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है न्यूट्रल। इसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है न्यूट्रल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नील इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये रिएक्शन तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये। तो इसको अगर रिएक्शन को देखें तो पहले कॉपर सल्फेट में आयरन नील डाली, आयरन नील सॉलिड थी पहले। अब जब आयरन नील कॉपर सल्फेट में डाली तो आपको पता है आयरन रिएक्टिव मेटल है, तो ये डिस्प्लेस करेगी ना कॉपर में से सल्फेट को, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन मोर रिएक्टिव है, तो आयरन सल्फेट को ले लेगी अपने पास। तो आयरन फेरस सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन आ जाएगा और कॉपर जो है सेपरेट हो जाएगा। और जो ये पहले ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का था, और आयरन तो आपको पता है ना रेड ब्राउन होता है, और फिर बाद में फेरस सल्फेट जो है ग्रीन कलर का सोल्यूशन हो जाएगा, और कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में रेडिश ब्राउन का हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जब भी मोर रिएक्टिव होती है डिस्प्लेस कर देती है तो कॉपर को अलग कर देगी, तो कॉपर तो ब्लू से रेड हो गया, और जो आयरन है वो आपका एक्वस मतलब जो भी आयरन का कलर था उससे ग्रीन कलर, जो सोल्यूशन बनेगा बाद में वो ग्रीन। तो यानी पहले सोल्यूशन, ये देखो सोल्यूशन तो ये वाला है ना, ये थोड़ी ना, पहले सोल्यूशन कैसा था, ब्लू था, और बाद में सोल्यूशन कैसा हो गया, ग्रीन कलर का, तो ब्लू से ग्रीन कलर हो गया। तो उन्होंने ये पूछा है कि जो सोल्यूशन का कलर है आफ्टर 1 आवर कैसा हो जाएगा, तो कलर कैसा सोल्यूशन बन गया, अब फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन गया है तो वो ग्रीन कलर का हो गया है, यानी पेल ग्रीन इसका आंसर है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन पे किस किस बच्चे ने टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक है, पेल ग्रीन इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर कॉपर का कलर पूछते तो ब्लू से रेडिश ब्राउन हो जाएगा, कॉपर का कलर, कॉपर सोल्यूशन का कलर कॉपर में किस में हो गया, रेड ब्राउन में। बट आपको सोल्यूशन का कलर पूछा है तो सोल्यूशन पहले ब्लू था, बाद में कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, तो इसलिए आंसर ग्रीन है। नेक्स्ट देखो, मेंडल ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन बाय, मेंडल को क्या मिला F2 जनरेशन से, तो यहाँ पे कैसे मेंडल ने ऑब्टेन की F2 जनरेशन, सेल्फ पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन प्लांट, जब उसने सेल्फ पॉलिनेटिंग की F1 जनरेशन प्लांट की, तो ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है, जो फिल्टर करती है ब्लड में से वाटर को या फिर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल को, जो फिल्टर कर देती है ब्लड में से, तो वो क्या होती है, वो है आपकी नेफ्रॉन। ए ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन 9 का, ए ऑप्शन नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, व्हेन अ सीड जर्मिनेट द रूट ग्रोज डाउनवर्ड एंड ए स्मॉल शूट ग्रो अपवर्ड, दिस शूट इज नोन एज। तो जब एक सीड जर्मिनेट करता है रूट में, तो जो रूट पार्ट होता है वो तो डाउनवर्ड जाता है, तो पक्का पता है, स्मॉल शूट जो निकलती है वो ऊपर की तरफ जो जाती है उसको क्या कहते हैं, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या बन जाता है, वो तो स्टेम होता है ना, तो इसका आंसर बी स्टेम होना चाहिए। तो ऊपर जो हिस्सा जाता है वो स्टेम होता है, डी ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अ पेयर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में इंडोक्राइन ग्लैंड का पेयर बताना था आपको, तो ये कराया भी हुआ था, डी हाइपोथैलेमस एंड पीनियल। ठीक है, ये डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी ऑप्शन आंसर है 11th का। आई होप सबने यही लिखा होगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। क्वेश्चन 12 देखो, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द रे डायग्राम विच शोज द करेक्ट पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फॉर द रे इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के रूल्स तो सबको आते होंगे। कॉन्केव मिरर में कोई भी मिरर हो, अगर पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही, देखो पैरेलल लाइन है ना इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल लाइन कहाँ से जानी चाहिए थी, फोकस से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। तो फोकस से रिफ्लेक्ट कौन से वाले में, इसमें तो नहीं है, इसमें तो सी से हुई है, इसमें फोकस से हुई है, तो ये वाला करेक्ट है, सी ऑप्शन वाला, सी ऑप्शन इसका आंसर है। जब भी कोई पैरेलल लाइट रेज होती है तो फोकस से जाती है, वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है, फोकस से,
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 12th का। तो आई होप सबका आंसर यही आया होगा, कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन से डाइजेस्टिव जूसेस को ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में सिक्रेट करता है, ठीक है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो कौन सा गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन से जूसेस को सिक्रेट करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पढ़ा होगा ना आपने, गैस्ट्रिक जूस कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तो किसी में है नहीं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैप्सिन और म्यूकस, बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो 14 का आंसर आपका बी ऑप्शन है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पैप्सिन और म्यूकस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट। ज़्यादातर रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट रे का जो एंटर करती है आई में, वो कहाँ ज़्यादातर रिफ्रैक्शन होता कहाँ है लाइट रेज का। तो इसका आंसर है आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। ज़्यादातर रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी पे टिक किया है, क्वेश्चन 14 का आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया में मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी, इनकरेक्ट ओजोन, इनकरेक्ट ध्यान से पढ़ना, देखो बोल्ड लेटर में भी लिखा है ना। तो ओजोन गैस डेडली पॉइजनस गैस है, बिल्कुल ठीक है। इट शील्ड द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, यस ये इसका एडवांटेज होता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है, यूवी जो हार्मफुल रेडिएशन है सन से, उससे हमें बचाती है ताकि हमें स्किन कैंसर ना हो। तो अगर ये नहीं होगी तो स्किन कैंसर हो जाएगा, है ना। उसके अलावा इट इज़ यूज एज रेफ्रिजरेंट एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये क्या रेफ्रिजरेंट और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होती है, नहीं ये थोड़ी ना होती है। इसके ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, और वो ही ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, होल कर रहे हैं ओजोन लेयर में। तो ये गलत है, ये नहीं यूज़ होती रेफ्रिजरेंट और फायर एक्सटिंग्विशर्स में, CFC होती है। तो CFC होती है ना कि ओजोन। तो ये वाला स्टेटमेंट ओजोन के लिए गलत है, क्योंकि कौन होता है जो रेफ्रिजरेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये वाला ओजोन के लिए सही नहीं है, इसलिए आपको इनकरेक्ट वाला ढूंढना था, सी ऑप्शन। बाकी तो सारे करेक्ट है कि ये डेडली पॉइजनस गैस है, प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से, और इसके अलावा डी वाला भी ठीक है, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन को मिला के बनती है। देखो ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन का एक एटम मिला के O3 बन जाता है, तो इस तरीके से बनती है, ये बिल्कुल ठीक है। बट इनकरेक्ट बोलिए, सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन प्लांट ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एवरी फूड चेन बिकॉज दे। ग्रीन प्लांट ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें ग्रीन प्लांट होते हैं, ऐसा क्यों है। हर एक फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ग्रीन प्लांट होते हैं। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं लार्ज एरिया में होते हैं, ये इसका रीज़न है, या फिर इसमें केमिकल बहुत कम होते हैं, या फिर ये फीड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोरस को करवाते हैं, या फिर ये अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो मेन रीज़न तो ये है ना कि उनको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्यों रखा है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड थोड़ी ना, वो तो अपना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते के थ्रू वो सिंथेसाइज करते हैं। तो इस रीज़न से इनको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रखा गया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 16th का डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आई होप सबने यही टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 to 20 आपके एजर्शन रीजन्स है। तो एजर्शन रीजन में आपको पता है 4 स्टेटमेंट्स है ना। तो पहला देखो एजर्शन देखते हैं, जाइलम टिश्यू मूव करता है वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट। यस जाइलम, जाइलम है ना, ज से जल ऐसे करके आपको याद करवाया था। तो जाइलम वाटर एंड मिनरल को ट्रांसफर करता है, यस बिल्कुल ठीक है। और जो फ्लोएम फ्लोएम फूड को ट्रांसफर करता है, और जाइलम वाटर को ट्रांसफर करता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। जाइलम टिश्यू फाउंड ओनली इन द रूट ऑफ द प्लांट, नो, रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है, लीव्स में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूट्स में ही पाया जाता है, तो ये गलत है आपका। तो एजर्शन तो ठीक है, बट रीज़न क्या है, एजर्शन सही है बट रीज़न गलत है। एजर्शन तो ठीक था ना कि वाटर मूव करता है, बट रीज़न गलत है कि सिर्फ रूट्स पे ही पाया जाता है, ये गलत है। तो ये गलत है, एजर्शन सही रीज़न गलत। देखो एजर्शन सही और रीज़न गलत, कौन सा वाला है, सी ऑप्शन है ना। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका
जाइलम टिश्यू, ये तो हो गया। 18 देखिए, एजर्शन है फूड वेब एक नेटवर्क है सेवरल फूड चेन का, बहुत सारे फूड चेन को जब आप मिला देते हो उनका नेटवर्क बना देते तो फूड वेब, यस ये डेफिनेशन ही तो है ना फूड वेब की, बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद रीज़न है फूड वेब डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ये क्या स्टेबिलिटी को कम कर देता है? नो, ये तो इम्प्रूव करता है, यहाँ उल्टा लिख दिया इन्होंने। जो ये फूड वेब होती है इम्प्रूव करती है, क्योंकि एक नेटवर्क सा बन जाता है ना, तो एक दूसरे पे डिपेंड हो जाता है, तो ये इम्प्रूव करती है ना कि डिक्रीज। तो ये रीज़न गलत है, तो एजर्शन सही, रीज़न गलत, ये भी आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 18 का भी आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एजर्शन है कार्बन और उसके कंपाउंड जो होते हैं मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल है, ज़्यादातर फ्यूल जो होता है कार्बन और उसके कंपाउंड से बनता है, यस बिल्कुल ठीक है। और रीज़न क्या है? मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड बर्निंग रिलीज है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, जो ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड है वो जब बर्न करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इसी रीज़न से तो हम इनको फ्यूल्स में यूज़ करते हैं, तो यही तो रीज़न है फ्यूल्स में यूज़ करने का। तो एक्चुअल में रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों इन्हें फ्यूल्स में यूज़ करते हैं। तो हमारा एजर्शन भी ठीक है 19 का, और रीज़न भी ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए पे किस किस बच्चे ने टिक किया 19 का आंसर? एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए 20, assertion है इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटेलिक प्लेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। तो जो कॉमन डोमेस्टिक सर्किट होते हैं उसमें अर्थ वायर जो होती है वो एक मेटेलिक प्लेट से बरी दबाई जाती है इनसाइड द अर्थ, बिल्कुल ठीक है ये। और रीज़न क्या है? अर्थ वायर इंश्योर्स द एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंस कीप इट पोटेंशियल टू दैट ऑफ अर्थ, यस वो अर्थ के बराबर पोटेंशियल कर देती है जिससे आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हो, ये रीज़न भी ठीक है। और इसी रीज़न से हम क्या करते हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट में इनका यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। यानी एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ये ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो ये 19 और 20 का ए है, और 17 और 18 का सी ऑप्शन पे ठीक है। तो किस किस बच्चे के एजर्शन रीज़न भी सारे सही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेक्शन बी और सी को भी कंप्लीट करेंगे, तो जिसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, 1000 लाइक जल्दी से जल्दी कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपके इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाए। और अदर कोड्स के अदर सेट्स के भी आंसर आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इस जो ये आपका 316 कोड है इसमें से कितने ठीक है कमेंट करके जल्दी से मुझे आंसर देना। इस जो क्वेश्चन पेपर की वीडियो मैंने बनाई है उसमें से आपके 20 में से कितने ठीक है, सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे, एंड बचे हुए पार्ट को हम जल्दी ही कर लेंगे। तो और मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने के लिए भी आप चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की भी, बहुत ही डिटेल कंसेप्ट के साथ समझाया गया है, तो प्लेलिस्ट को देख लेना मैथ्स की भी, और बाकी इसका पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।